गीतांजलि श्री, इनके बारे में आपको डिम्पल बताएंगी, लेकिन उससे पहले हमारे हायत के जीएम हमारे साथ हैं आशीष जी, और उनसे अनुरोध करूंगी कि आप सबका स्वागत करें। नमस्कार, हायत एजेंसी लखनऊ में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन, मोस्ट वेलकम, एंड आई फील वेरी प्राउड एंड to have our guests like Gitanjali ma'am with us. It's a privilege to have you, ma'am. And I'm myself very fond of literature and art, and I have been trying to participate since the time I have come in Lucknow. And Kanak ma'am has always helped me. And it's a great honor for all of us and my team to be hosting and partnering in this event, and to have all important delegates over here. So thank you very much for coming. And we were discussing this afternoon that going forward, under my leadership, this hotel would be more than happy to have such events, and we want to make it really big. And Hyatt as a company is very proud to partner in such type of things, wherein we can provide the rich cultural heritage and educate our the coming generation and keep that flair on. So that's something that we aim for, and that's how we get our lessons from when we meet our superiors. I believe our colleague and counterpart in Hyatt Raipur has also done this. And trust me, ma'am, we are really honored to have you over here. And I'm sure the next 1 hour will be very learning, and we'll be able to understand your thought process and how you pen it down so that it becomes such a rich thing to learn and absorb it. Thank you very much once again, all of you. थैंक यू आशीष जी। उम्मीद है कि आगे भी हायत का इसी तरह से सहयोग हम लोग को मिलता रहेगा। अब मैं डिम्पल जी से अनुरोध करूंगी कि आज का सत्र शुरू करें। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। गीतांजलि लेखक बाद में, लेकिन आज सुबह की हमारी बहुत संक्षिप्त सी मुलाकात में ये महसूस हुआ कि बहुत ही सेंसिटिव महिला, और मुझे लगता है कि शायद हर लेखक सेंसिटिव ही होता है, नहीं तो भावनाओं को शब्दों में पिरोने का काम सबसे जटिल, सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे लगता है। और उपन्यास माई, हमारा शहर, उस बरस, तिरोहित, खाली जगह और 4 कहानी संग्रह, अनुगूंज जी, इसको मिला के जी 5वां आज हम लोग आपके समक्ष उस पर बातचीत करेंगे। रेत समाधि और 4 कहानी संग्रह, अनुगूंज, वैराग्य, प्रतिनिधि कहानियाँ, यहाँ हाथी रहते थे, छप चुके हैं। अंग्रेज़ी में एक शोध ग्रंथ और अनेक लेख प्रकाशित हुए हैं। इनकी रचनाओं का अनुवाद भारतीय और यूरोपीय भाषाओं में हुए हैं। गीतांजलि जी थिएटर के लिए भी लिखती हैं, फेलोशिप, रेजिडेंसी, लेक्चर आदि के लिए देश विदेश की यात्राएं करती हैं। तो गीतांजलि जी, आपका लखनऊ में स्वागत है। और हमारे बीच सभी पाठक आपके किताबें पढ़ भी चुके हैं और अपने सवालों के साथ हाजिर हैं। आपकी लेखनी बहुत अनूठे ढंग से पाठकों के सामने आती है। गद्य में पद्य की सुगंध मिलती है। ये नायाब एक्सपेरिमेंट है। सच जानिए, ऐसी किताब हमने आज दिन तक नहीं पढ़ी कि पढ़ते पढ़ते ऐसे लगे कि आप कविता पढ़ रहे हैं, और कविता पढ़ते पढ़ते फिर वो कहानी का मोड़ ले ले। ये बहुत दिलचस्प कहानी है। शब्दों का मायाजाल बुनने का आपका एक अनूठा एक्सपेरिमेंट है। पाठक आपकी पुस्तक में बहुत से विलुप्त मुहावरे और लोकोक्तियों की झलक पाएंगे। ये आपकी स्वतः अभिव्यक्ति है या आपने ऐसा सोचकर इस कहानी के संग्रह को ये रूप दिया? To us, little people, मुझे बेहद खुशी है कि आप लोग ने मुझे ये मौका दिया है, और मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं समझती हूँ इस संस्कृति पहचानते हैं आप लोग और इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये हमारे समाज के लिए
और इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे लगता है मैं बिल्कुल आई एम ग्रेटफुल कि ऐसा कर रहे हैं आप लोग। और प्रभा खेतान जी की स्मृति को प्रणाम। वो उन्होंने ये सुविधा अपने जाने के बाद भी सबको दी है। पर मैं वाकई सोचती हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। और मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं आप सबके साथ इससे जुड़ पा रही हूँ। अब आपके सवाल का पहले तो मैं बता दूं कि आप सबके पास सवाल बहुत होंगे। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास जवाब हों, और मैं चाहूँगी भी नहीं कि बात इस तरह से हो कि जैसे मैं यहाँ पर सारा कुछ जानती हूँ और आपके मन में संदेह है और मेरे मन में सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसा नहीं है। ये एक संवाद है। मैं भी चीज़ों को की पड़ताल कर रही हूँ, अपने चारों ओर की पड़ताल कर रही हूँ, अपने भीतर की पड़ताल कर रही हूँ। और इस पड़ताल में हम सब एक संग चल रहे हैं और हमारे संवाद से ही मायने निकल रहे हैं। अब आपने अपनी बातों में एक शब्द काफ़ी बार दोहराया, वो है एक्सपेरिमेंट। और सच पूछिए तो मैं थोड़ी सी इसको लेकर पशुपेश में हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। एक्सपेरिमेंट जीवन ही खुद अपने में ही एक एक्सपेरिमेंट है। तो मैं तो उसको, उसकी झलकियाँ, उसके धागे पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ, उन्हें आकार देने की कोशिश कर रही हूँ। तो कोई भी चीज़ अगर मैं कोशिश कर रही हूँ, मगर अगर किसी भी तरह से वो कृत्रिम और सायास और कंट्राइव्ड बन रहा है तो मैं असफल हूँ अपनी कोशिश में। वो नहीं होना चाहिए। तो उस लिहाज से मैं कहूँगी कि नहीं, चाहे भाषा के स्तर पे मुहावरों को और पुरानी कहावतों को अगर मैं वापस लाई हूँ तो ये खोज के ज़बरदस्ती वहाँ ठोंकने की कोई मेरा एजेंडा नहीं था। जी, मैंने इसीलिए कहा कि गद्य और पद्य मतलब हाँ, प्रभाव में हाँ, या प्रवाह में कहीं वो कृत्रिम अनुभव नहीं हुआ। हाँ, हाँ। लेकिन ये नायाब या एक्सपेरिमेंट वर्ड, इसका मुझे कोई बहुत सब्स्टिट्यूट नहीं मिला। एक्सपेरिमेंट क्रिटिकल नहीं है। हाँ। एक्सपेरिमेंट है कि ये भाषा जो भूली जा चुकी है उसको रिवाइव करने के लिए एक बहुत खुद में एक मुकम्मल, एक तो अपने में बहुत एक मजबूत शख्सियत हो जो ये कहे कि हम ये जो हमारे पूर्वज या हमारे गांव देहातों में जो बोली जाती थी ये हम छापेंगे और ये सक्सेसफुल होगी, पाठक इसे पढ़ेंगे। तो ये मेरा आपके प्रति अभिनंदन है। ये शब्द मेरे पास शायद इसके लिए कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं था एक्सपेरिमेंट के लिए बोलने के लिए। और जैसे आपने कहा कि हम सब खोज में हैं और आपने दो औरतों के बारे में इसका कहानी में लिखा है जिसमें एक बहुत ही बुज़ुर्ग महिला हैं जो कई पीढ़ियों से, जिन्होंने कई पीढ़ियां देखी हैं और अब वो दादी बन चुकी हैं। तो औरत का अपने आप में व्यक्तित्व ऐसा है जो खुद अपनी खोज में रहती है और वो शायद अंत समय तक अपनी पर्सनालिटी को भी नहीं जान पाती, क्योंकि उसके पास जितने जितने रूप और जितने जितने रोल आते हैं वो उस हिसाब से खुद को इवॉल्व करती है। तो ये आपने कहा और इस आपको आपकी भाषा जो मुझे बहुत पसंद आई उसमें से कुछ पढ़ के सुनाना चाहेंगे। चूर चूर होते जाने के चूर में व्यस्त जीवंत, खींचती खफाती संभालती फफाती सांस पर सांस चल जाती, क्योंकि सभी की सांस उसी में चलती, सभी की सांस वो चलाती और अब की नहीं उठना मुझे, जैसे पापा ही जीने का मकसद थे, गए तो गया। नहीं अम्मा नहीं, बच्चे हट करने लगे, बाहर देखो धूप खिली है, उठो उठाओ छड़ी टंगी है, चूड़ा खाओ मटर पड़ी है, पेट बहा है राई पकाओ। नहीं मैं नहीं, नहीं नहीं माँ कुनमुना जाती है, थकी बेचारी अकेली हारी, उसे उठाओ उलझाओ उसका मन लगाओ,
अकूत दया उनमें गंगा जी की तरह बहती और माँ की पीठ पर लहर जाती। ये गद्य शायद आपको लग ही नहीं रहा होगा, ये लग रहा होगा कि हम एक कविता पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर व्याख्यान है। इनफैक्ट ये पूरा पन्ना 12 और 13 कमाल की फिलॉसफी से भरा हुआ है। आपकी लेखनी में रूपक अलंकार, दरवाज़ा, दीवार, खिड़की बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से, अगेन बहुत दिलचस्प तरीके से बताया गया है। आपकी पहली कहानी पीठ में रूपक अलंकार का बेमिसाल संयोजन हुआ। अद्भुत प्रयोग और सृजनात्मक सुयोग बिठाया है आपने। एक संयुक्त परिवार में 2 जनरेशन्स के बीच की ऊहापोह को पीठ, दरवाजे, खिड़की से आपने बखूबी दर्शाया है। पीठ के बारे में अगर कहें तो हमें पढ़ते हुए यही समझ आया कि एक पीढ़ी अपनी नई पीढ़ी की तरफ उदासीन हो जाती है, नीरस हो जाती है और उसे लगता है कि इनकी तरफ पीठ ही कर ली जाए और सामने दीवार के समान सपाट, शून्य और भावहीन हो जाए। तो ये अम्मा जी का किरदार ज़रूर आपने कहीं आसपास या घरों से ही महसूस किया होगा, या हम अमूमन अपने घरों में भी बुज़ुर्गों को ऐसे ही पाते हैं अक्सर। देखिए, ये छवि तो बहुत ही साधारण है। जैसे आपने कहा कि घर घर में इस तरह के बुज़ुर्ग हैं जो लगता है कि अब जीने का मकसद खो चुके हैं, बेकार पड़े हैं। लोग भी उन्हें उसी नज़र से देखते हैं कि अब बस इन्हें पड़े ही रहना है, और वो खुद भी बेजार से दिखते हैं। मेरा अपना जो ढंग हो गया है लिखने का, और शायद मेरा इतने बरसों में, मैं अब काफ़ी सालों से लिख रही हूँ, 20-25 साल तो ज़रूर हो गए हैं, शायद मुझे एक चीज़ धीरे धीरे समझ में आई है कि जो रोज़मर्रा है और जो बिल्कुल ही साधारण बिंब हैं, उसी में बड़े बड़े मुद्दे झंकृत होते हैं। उसी में असाधारण इतिहास, भूगोल, समाज सभी कुछ बोलता है। तो जब मैं लिखती हूँ तो अक्सर कोई रोज़मर्रा की ही लय पकड़ने की कोशिश करती हूँ और उसमें अपने आप चीज़ें जुड़ती हैं। तो ये जो बिल्कुल साधारण छवि है एक बुज़ुर्ग औरत की, जो अब जीने से हारी सी लगती है, थकी हारी और पीठ करे हुए है, इसने मुझको प्रेरित किया और मेरे ही मन में जिज्ञासा होने लगी कि अब ये बेजार किससे है। जीने से बेजार है और दीवार में घुस जाना चाहती है, या इस प्रक्रिया में दीवार को लांघ जाना चाहती है और किसी और जीवन में कूद पड़ना चाहती है। तो वहाँ से ये किस्सा शुरू होता है और वो होता चला गया। और आप कह रही कि कहाँ से आया, तो किसी एक से नहीं आया, ये बहुत सी चीज़ें मिलकर एक कृति को तैयार करती हैं। तो चारों ओर तो है ही, आपकी कल्पना भी उड़ाने भरती है, आपकी इच्छाएं भी उड़ाने भरती है। आप खुद जब अपने बुज़ुर्गों को ऐसे देखते हैं तो आपको इच्छा होती है कि नहीं, ये बेकार अपने को ना महसूस करें, इनमें जिजीविषा है और उसके बल पर ये आगे जाएं। तो ये आपकी इच्छा भी है, ये उनकी इच्छा भी है, और इस सब से मिलकर कहानी जो है रूप लेती है। दरवाजे का साक्षी होना, 2 जनरेशन्स के बीच के ब्रिज को कह लीजिए, या आपस में मेल को, कि एक दरवाजे के इस तरफ है, एक दरवाजे के उस तरफ है, और खिड़की का रूपक बगावत को दिखाना कि वो महिला जो आज दुनिया से उदासीन, अपनों से उदासीन, वो किसी ज़माने में एक स्वच्छंद बालिका के रूप में थी, जो खिड़की से बाहर निकलना या बाहर जाना जिसने तय करा था। इतनी व्यापक पृष्ठभूमि एक औरत ही औरत के लिए लिख सकती है। इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पढ़ना चाहेंगे आपकी किताब से। तो अपनी अम्मा की कह देती है, चिल्ला जाड़ा दिन 40, पूस के 15 माघ 25,
चुपकी के बाद बोलो और लयदार मुहावरा बोलो तो आवाज़ गा जाती है। कुछ पी पी पिपियाती, कुछ लहरिल लहरिल लहराती कि चा चिल्ला जा जाड़ा दिन चालीसा पूस के 15 माघ 25। एक्चुअली ये पढ़ के मुझे ये याद आया कि मुहावरे हमेशा गा के बोले जाते थे। मुहावरों की एक अपनी लय होती थी। आपकी कहानी में जब पाठक पढ़ेंगे तो एक ऐसा नायाब रूपक इस्तेमाल आपने उसको इंट्रोड्यूस किया है कि रिबॉक। आपकी कहानी में रिबॉक का जिक्र, जैसा हम सुबह भी बात कर रहे थे, तो पाठक एकदम हतप्रभ हो जाते हैं। दरवाज़ा, दीवार, पीठ, खिड़की, पेड़, पक्षी, पौधे तो रूपक में बहुत इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन रिबॉक का रूपक अलंकार बहुत ही अलग लगा। कैसे आपने इतने अनोखे ढंग से एक स्त्री को कालांतरण में परिवर्तित होते दिखाया है, एक सादा सी उनकी बड़ी बहू, और कैसे रिबॉक एक जैसे कहते हैं खुद को ब्रांड बना लेना या समय की गति की दौड़ में शामिल होने के लिए रिबॉक शूज़ पहन लेना, मुझे तो इसकी बहुत सी फिलॉसफीज जहन में आ रही थी। तो ये जैसे ये आपने रिबॉक का एक उदाहरण जो लिया, ये बहुत ही डिफरेंट जी। तो ये तो मुझे कोई बहुत इसके लिए खोजबीन करनी नहीं पड़ी। वो मेरे आंखों में हर समय रिबॉक चमक ही रहे थे हर तरफ, और कभी अच्छे भी दिख रहे थे। उनको देख के लग रहा था कि हाँ, इस औरत में ऊर्जा बढ़ी होगी, ये दौड़ के लिए तैयार है, इसमें अच्छा इसको पहनकर इसको कुछ हुआ होगा। लेकिन कभी कभी ये भी लगा कि इसने तो सत्यानाश कर दिया। ऊपर से इतनी खूबसूरत हमारी साड़ी, ग्रेसफुल साड़ी में है, और नीचे उसने रिबॉक चढ़ा लिए और चल रही है, तो साड़ी की भी जी ऐसी की तैसी कर दी। तो रिबॉक तो हर तरह से हमारे वक्त का प्रतिबिंब है, और बहुत कुछ रिबॉक अकेले कहता है जी। तो वो उसको उसी ने मुझे पकड़ लिया, मैंने नहीं उसे पकड़ा। जैसे औरत के बारे में आपने लिखा, तो रिबॉक का अगर औरत के संदर्भ में हम समझें तो शायद समय को पकड़ना चाहती है आज की महिला दौड़ के, बिल्कुल, और साज सज्जा कितनी भी है लेकिन वो पैरों अपनी में चाल बदलना भी चाहती है। जी जी, रिबॉक का उदाहरण है। और नया ताज़ा ये सुनने में आ रहा है कि अब सालसा की क्लासेस में दाखिला ले लिया है, और ना जाने कितनी बार दरवाज़ा चौंक जाता है। जिस दरवाजे से जनरेशन्स आदान प्रदान एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, वो दरवाज़ा चौंक जाता है कि यह क्या, अब दस्त बेटी घर में आती हुई और पदासीन बहू घर से जाती हुई, ये कौन सी उल्टी गंगा रिबॉक बहाता है। ऐसा भी लग सकता था कि एक को अपराध बोध है कि मैंने नहीं निभाया और इसलिए अब पलट के आती है, और दूसरी को आश्वस्ति है कि मैंने खूब निभाया और इसलिए अब निकल जाती है। पर दरवाजे को या किसी और को ऐसा लगा इसके कोई चिन्ह पहचान में नहीं आए अभी तक, चाह को पूरा किया है। तो इसमें भी बहू और बेटी का बहुत अच्छा सामंजस्य, कि बेटियां घर के प्रति ज़्यादा जागरूक और जिम्मेदारी, जो मुझे समझ में, हम सब कहानी अपने हिसाब से समझते हैं, और बहू चूँकि उसे लगता है कि मैंने बहुत उत्तरदायित्व निभा लिया है, तो अब हमें पूरी आज़ादी है कि हम रिबॉक के साथ पैरों में पंख लगाएं और बाहर की दुनिया में कदम रखें। आप कुछ अपने पसंद के संदर्भ पढ़ना चाहेंगे इसमें? इस जो आपने अभी ये बात कही, इस पर मैं बस इतना सा कमेंट कर दूं कि मुझे ये भी होता है कि हम लोग बहुत आसानी से सबको किसी स्टीरियोटाइप में बांध देते हैं। तो बहू की एक छवि बना ली है, और बेटी जिसने विद्रोह किया उसकी एक छवि बना लेते हैं कि ये निकल गई और ये अभी घर में इस भूमिका में है। तो मुझे लगता है कि मैं इस पे हमेशा एक प्रश्न चिन्ह लगाना चाहती हूँ कि इस तरह के सरलीकरण ना करें, और लोगों को उनके
जो सिमटी हुई भूमिकाएं हैं और जो उनके स्टीरियोटाइप्स हैं, उससे हम बाहर जी भी देख पाएं कि वो उसके बाहर निकल के क्या कर रही हैं, या जो बहुत अपने को खुला हुआ समझ रही हैं उनको देख पाएं कि वो किस सीमा में है और समझ रही हैं कि निकली हुई हैं, वो निकली हुई नहीं है। तो इससे स्टीरियोटाइप भी क्वेश्चन होता है मेरी। ये भी दोनों एक ही स्थितियां विरोधाभास हैं एक दूसरे हाँ में। बिल्कुल। तो ये काले सफ़ेद में ना देखें तो ही बेहतर है, मगर ये कि स्टीरियोटाइप में हर चीज़ को ना घुसेड़ा जाए। धूप अध्याय के ये विचार आता है कि कोई अपना आपका ऐसा होता है जो धूप की मानिंद आपके जीवन के, मन के, तन के अंधकार को हर लेता है। जैसे माँ अपनी बेटी के यहाँ जब गई तो उन्हें जीवन की लालसा उनकी जागी और उन्होंने जीना शुरू किया। जो पीठ करे दीवार की तरफ लेटी रहती थी, उन्होंने धूप को सेकना और महसूस करना शुरू किया। एक रुग्ण तन और मन में स्फूर्ति का संचार कर देता है वो अपना। पूरी तरह से जीवन के प्रति उदासीन अम्मा जी फिर से जी उठी। दरवाजे और चौखट बदल गए थे, अम्मा जी के दिन बहुर गए थे। इसमें एक 123 पेज पे आपका बहुत अच्छा होता है ना कि जो पढ़े वो महसूस करे और मनन करे। तो अगर आप वो कर रही हैं तो मेरे लिए उपलब्धि है। जी। नीम होश में और सोते में उजागर जो हो जाए वो सच्चा गहरा बेकवच असल होता है। सुषुप्त अवस्था इलाहम समाधियों का सबब यही। सत्य और कला के सौंदर्य में दो रंगों का घोर महत्व, नीला और हरा। पूरा आसमान, पूरी वनस्पति, इन्हीं से ऑक्सीजन आती है, इन्हीं से गिरह खुलती है। नीले हरे ने सलामी बजाई, उन नींदी आँखें अंदर को डोली और फिसलती गईं खुले खुले हॉल में। किताबों, तस्वीरों, असबाब के आगे बैल्कनी से आते आवान की तरफ। सामने पेड़ों के झुरमुट में पुरानी छोटी ईंटों वाली गुम्बद पर आ बैठे हरे पक्षी एक संग गन सलूट में उड़े। माँ चौंकी और हंस दी। हंसी क्यों? बेटी ने पूछा। बेटी आश्चर्य में इसलिए थी कि उसने कभी माँ को हंसते हुए देखा ही नहीं। हंसी आ गई, हंसी आई तो हंस दी, बेटी हंसी। तो एक ये छोटा सा लम्हा होता है हंसी खुशी का। ये भी शायद औरतें अपने जीवन में तमाम रोल करते करते यही भूल जाती हैं कि हमें मन से भी हंसना है। हम छोटी चीज़ों पे हंस सकते हैं, हम पंछियों के उड़ने पे हंस सकते हैं, या पतंग के कटने पे हमें भी खुशी हो सकती है, या हमें हमारा बालपन, हमारा अल्लड़पन कहीं ख़त्म हो जाता है। तो अम्मा जी को अपनी बेटी के साथ वो फिर से दोस्ताना एक सखी भाव जैसे उनका फिर से उजागर हो उठा और अम्मा जी जीने लगी। तो टूटी फूटी बेचारी अम्मा, बेटी ने अम्मा बनकर सोचा, गला रुधाया। ये बहुत सेंसिटिव लाइन मुझे लगती है कि माँ के लिए शायद बेटी ही ऐसे सोच सकती है। मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि कमरे में और महफिल में घुसते ही जो प्रकृति कारगर होती है वही व्यक्तित्व रच देती है। आने वाले पल का रंग अब तय था। कमरे में घुसते ही माँ बिस्तर पर सो गई और बेटी माँ बन गई। अब नींद से उठेगी तो एक और जीवन होगा, एक और का जीवन होगा, बाकी तो हर किसी की अपनी दौड़। आमीन। नहीं, आप तो पढ़ती ही जाएं। नहीं, मैंने सोचा अगर आप इजाज़त दें तो एक किताब के टोन को सेट करता है और किताब को कि आगे किस तरह से खुलेगी कुछ उसका एक इशारा करता है। तो अगर आप इजाज़त दें तो वो पीठ वाले हिस्से से वो मैं 2 मिनट का टुकड़ा पढ़ ही डालूं। पहले मैंने नहीं सोचा था, पर आप पढ़ रही हैं टुकड़े तो मुझे लग रहा है। हाँ, हालांकि कोई खुद पढ़ना और धीरे धीरे पढ़ना उसका कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं। तो हम कुछ भी करें बात आधी अधूरी रहेगी और शायद ठीक से पेश ना भी हो। मैं सोचती हूँ जो कुछ हम कर पा रहे हैं उससे मैं उम्मीद करती हूँ कि किताब बहुत बेहतर है। तो मेरी ये एक
बिल्कुल विनय से, नम्रता से ये निवेदन है कि अगर हो तो आप लोग धीरे धीरे सही पढ़िएगा इस किताब को। तो खैर मैं छोटा सा हिस्सा, इन्होंने जैसे बताया कि ये माँ जो जीवन से बेजार पड़ी रहती है और परिवार उसको पीछे से परेशान होता है। पिता गुजर गए हैं और माँ अब 80 के कगार पे है, तो अच्छी बूढ़ी औरत है और ऐसा लगता है कि अब इसको जीने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और बच्चे इस बात से परेशान हैं, जाड़ों के दिन हैं तो बच्चे परेशान हैं और वो बार बार आते हैं कमरे में कि उसको लुभाएं कि फिर से आओ, जीवन में लौटो, ये क्यों पड़ी रहती हो। और वो बार बार कहती है कि नहीं, मैं नहीं उठूँगी। तो वो बस टुकड़ा मैं आपको छोटा सा सुना देना चाहती हूँ। जितनी बातें हुई हैं उस को सुनकर आप इसका संदर्भ बैठा पाएंगे और आप समझेंगे कि ये हो क्या रहा है और शायद आगे पढ़ने की आप में जिज्ञासा बढ़ेगी। नहीं, मैं नहीं उठूंगी। गठरी लिहाफ में ढुकी बुदबुदा देती, नहीं अब तो मैं नहीं उठूंगी। इस वाक्य ने उन्हें हिला दिया और बच्चे और जिद करने लगे। वे डर जो गए, हाय उनकी अम्मा, पापा गए और उसे भी ले गए। सोती मत रहिए, उठिए। सोती रहती हैं, पड़ी रहती हैं, आंखें मूंदे, पीठ करके कानागोसी चलती। और अब कि नहीं उठना मुझे, जैसे पापा ही जीने का मकसद थे, गए तो गया। नहीं अम्मा नहीं, बच्चे हट करने लगे। बाहर देखो, धूप खिली है, उठो, उठाओ, छड़ी टंगी है, चूड़ा खाओ, मटर पड़ी है, पेट बहा है, राई फंकाओ। नहीं मैं नहीं, नहीं नहीं, माँ कुनमुना जाती। थकी बेचारी, अकेली हारी, उसे उठाओ, उलझाओ, उसका मन लगाओ। अकूत दया उनमें गंगा जी की तरह बहती और माँ की पीठ पर लहर जाती। अब नहीं, माँ चीखना चाहती पर उसका मरा मरा स्वर निकलता। क्या माँ ने सोचा होगा कि उसे जिलाने की बच्चों की कोशिश उसे दीवार में घुसा रही है? क्या ऐसा था? कमरे की तरफ पथचाप आती और वो पीठ कर लेती, दीवार में सटने लगती, मरती जाती। आंख नाक बंद, कान ठप, मुंह सिला, मन सुन, अरमान नदारत, पखेरु उड़ उड़। पर बच्चे भी ढीठ जुटे रहते, पीठ पर आंख नाक कान उगा दें कैसे? बाटी बघार दस्त की कहकर। वही किचकिच कचायन, वही चूल्हा लकड़ी आटा। नहीं नहीं, वो दोहराती जाती, किसी षड्यंत्र के तहत नहीं बल्कि यंत्र की तरह। ऊबा हुआ यंत्र, अफरा हुआ तंत्र। किसी चीज में अपने को सर्फ न करने की काहिली में वो फिर बेऊर्जा बुदबुदाती, नहीं नहीं अब नहीं उठूंगी। चंद शब्द जिनमें बच्चे घबरा रहे थे, माँ मर रही थी। शब्द शब्द होते क्या हैं जी? ध्वनि जिसमें वे अपने मतलब झुला देते हैं, जिनका कोई प्रमाण नहीं होता। मतलब अपनी राह निकल लेते हैं। मरते तन और मन के अवसाद से उपजे अपने मतलब का उलट मतलब पकड़ लेते हैं। बोया बीज खजूर का, खिला वहां गुड़हल। अपने ही संग दंगल, अपने ही खेल में रक्त। अभी नहीं उठूंगी के डर और मर से कौन खेल रहा था? यांत्रिक ये शब्द तांत्रिक हो चले और माँ कह वो रही थी, पर वो था कुछ और या हो गया? इच्छा या बेमकसद लीला? नहीं नहीं, मैं नहीं उठूंगी, अब तो मैं नहीं उठूंगी, अब तो मैं नहीं उठूंगी, अब तो मैं नहीं उठूंगी, अब मैं नहीं उठूंगी, अब तो मैं नहीं ही उठूंगी। बात हुई थी कि मैं इसको एक थोड़ा स्पष्ट सा एक चित्र उसका यहाँ पे होता है, तो वो मैं आपके सामने रख दूँ, क्योंकि फिर वो नई उठती है और बाकी उपन्यास आगे खुलता जाता है। शायद 2 मिनट से थोड़ा सा 3-4 मिनट का हो जाए। अच्छा, कहानी किस्से बहुत तरह से बनते हैं। आप लोग तो सब साहित्य पढ़ते हैं, आप जानते हैं। कभी कभी कोई एक धागा है, वही आगे बढ़ता है और पैटर्न
अपना बनाता रहता है, रास्ता निकालता रहता है। कभी कभी वो पेड़ की तरह बढ़ता है। तो ये किताब उस तरह की है। तो इसमें किस्सों में से किस्से निकलते हैं और एक शाखा उधर जाती है, एक पत्ता इधर निकलता है, एक टहनी उधर, एक जड़ इधर। कुछ चीज़ें, कुछ किस्से आगे बढ़ते हैं और छूट भी जाते हैं, कुछ किस्से आगे जाते हैं और फिर कहीं लौट कर आते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसको पढ़ने के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पर ये औरत जो बिल्कुल एक साधारण संयुक्त परिवार की औरत, 80 के कगार पे, माँ है, दादी है, इसी सब में है वो। और जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि मैं ये देखती हूँ कि साधारण में ही सारी चीज़ें प्रतिध्वनित होती हैं, असाधारण भी। ये औरत होते होते आखिरी अंश में एक और बॉर्डर क्रॉस कर जाती है। बेटे के यहाँ से बेटी के यहाँ आती है, बुढ़ापे से एक तरह से जवान सी भी होती है, जवानी की उमंग उसमें होती है, और भी बहुत तरह के बॉर्डर्स क्रॉस करती है। पर अंत में किस्सा कहीं ऐसे आता है तीसरे खंड में कि वो हिंदुस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच जाती है। अब उसका भी जब आप पढ़ेंगे तभी आप समझेंगे कि ये इसके क्या, इसमें कौन सी बातें घुली मिली हैं। और वहाँ पे ये अब एक साधारण दादी सी नहीं होती है, इसको पकड़ लिया गया है बेटी के संग। ये और एक पाकिस्तान के सेंसिटिव एरिया में, खैबर एरिया में, बॉर्डर एरिया में। किस कारण वहाँ आई है वो आपको पढ़ के ही पता करना पड़ेगा। बहरहाल तो पकड़ लिया गया है और वहाँ ये इंटेरोगेशन होते हैं कि आप लोग बिना वीज़ा के यहाँ कैसे आ गए। तो वो इंटेरोगेशन का एक सीन मैं पढ़ देती हूँ जिसमें वो बॉर्डर पे कुछ बोलती है। तो मैं बॉर्डर के बारे में, वो मुझे लगता है कि शायद इसका एक ठीक ठाक दृश्य बना है, नरेशन बना है। और साधारण स्त्री से, छोटी सी स्त्री से वो एकदम एक आइकॉनिक, काफ़ी अपने वक्त और इतिहास और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का प्रतीक भी बन जाती है। तो इंटेरोगेशन का वो सीन है। अली अनवर हैं कोई अफसर जो आकर इनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। आपका नाम, सॉरी फिर से, आपका नाम अली, ओ बॉर्डर की बातें। अच्छा, और ये यहाँ पर आकर, ये भी कहानी से जुड़ा है, ये यहाँ पर आकर अपना नाम कुछ और बता रही है और कुछ अजीबो गरीब बातें कर रही है। बेटी भी परेशान है कि माँ को हो क्या गया, ये क्या बोल रही है। पता चलता है बाद में कि ये पार्टीशन के पहले उधर ही की थी। तो कुछ लोगों को लगता है कि ये कुछ इस बुढ़ापे में कुछ इसका खिसक गया है, क्या है। तो खैर वो उल्टी सीधी बातें कर रही है। आपका नाम अली अनवर पूछ रहे हैं माँ से। लो, तुम्हें ये नहीं बताया गया कि किससे मिलने जा रहे हो, माँ पूछती है। अली अनवर नीचे मेज़ को देखते हैं, फिर ऊपर, मगर कभी माँ के बाएं कभी दाएं। आप यहाँ कैसे आ गईं? तुम्हारी इस फौज, माँ हाथ सबकी तरफ घुमाती है जैसे झाड़ू फेरती हो, ने ये भी नहीं बताया। हाथ से अभी भी उसके मिट्टी निकल रही है। अली अनवर बहुत शाइस्तगी से बोलते हैं, ख़वातीन, आपने बहुत गलत किया है, बाहर खतरा है, आपको इल्म नहीं। फिर तो शुक्र कि तुम्हारे लोग हमें यहाँ ले आए, माँ मुस्कुराती है। सही कह रही हैं खातून, आप यहाँ महफूज हैं। बाहर पता भी नहीं चलता कि कोई गायब है। तालिबान के हाथों में पड़ गया कि इन्हीं घाटियों में कहीं दफन हो गया। हम चाहते हैं आपको सही सलामत वापस भेज दें। वापस ही आई हूँ, माँ उसकी आंख में आंख डालती हैं। अली अनवर आंखें और नीची कर लेते हैं। मोहतरमा, आप जानती हैं आप बिना वीज़ा के हैं। वीज़ा मेरे लिए क्या, आज तक नहीं माना, अब इस उम्र पे मानूंगी? माँ कहती हैं जैसे 100 बरस की हैं कि 200 की, कि सदियों से सदियों तक। आप जानती हैं ये जुर्म है, आप सरहद पार करके आई हैं। अली अनवर की आवाज़ सूत भर ऊंची।
बेटी एक कदम माँ की तरफ लेती है और 3 कदम पीछे हो जाती है। कौवा जहाँ था वहीं रुक जाता है, गर्दन तिरछी करके कुछ इस अदा से बुत बना है कि एक पंख गौर से सुनने के लिए एक गाल पर रख लिया हो और अपलक सुन रहा हो, क्योंकि माँ छड़ी मिट्टी में टिका के उठने लगी हैं, उठती जाती हैं खड़ी होने को, उसके बाद भी उठती जाती हैं, जैसे छोटी नहीं लंबी होती जाएं, खैबर के आसमान से सिर सटाती। और अब वो ऊंची खड़ी हैं और सब आंख ऊपर किए एक हाथ गाल पर दिए सुन रहे हैं। सरहद, माँ कहती हैं, सरहद। जानते हो सरहद क्या होती है? बॉर्डर। क्या होता है बॉर्डर? वजूद का घेरा होता है, किसी शख्सियत की टेक होता है, कितनी ही बड़ी कितनी ही छोटी। रुमाल की किनारी, मेज़पोश का बॉर्डर, मेरी दोहर को समेटती कढ़ाई, आसमान की सरहद, इस बगिया की क्यारी, खेतों की मेड़, इस छत की मुंडेर, तस्वीर का फ्रेम। सरहद तो हर चीज की है। अरे लेकिन सरहद निकालने के लिए नहीं होती, दोनों तरफ को और उजालने के लिए होती है। तुमने मुझे निकाल दिया, मैं निकल जाऊं? नहीं, सरहद बंद नहीं करती, खोलती है, आकार बनाती है, किनारा सजाती है। किनारी का इस तरफ भी खिल जाता है और उस तरफ भी। बॉर्डर पहचान बढ़ाता है, जहां 2 तरफ मिलते हैं और दोनों तरफ खिलते हैं। बॉर्डर उनके मिलने को सजाता है। हर अंग की सरहद होती है, इस दिल की भी। उसको घेरे मगर उसको बाहर के अंगों से पुल की तरह जोड़े, न कि तोड़ने। दिल के भीतर और दिल के बाहर। मनहूसों, दिल के बीच में सरहद खींच दोगे तो उसे बॉर्डर नहीं कहते, चोट कहते हैं। दिल की सरहद में दिल लॉक कर दोगे तो दिल टूट जाएगा। गधों, सरहद कुछ नहीं रोकती, 2 अंगों के बीच का पुल होती है। रात और दिन के बीच, जिंदगी मौत के, पाने खोने के, वो जुड़े हैं, उन्हें अलग नहीं कर सकते। सरहद क्षितिज, जहां 2 लोक मिलते हैं, गलबहियां करते हैं। बॉर्डर इश्क है, इश्क जेल नहीं बनाता, हर रोक लांघने के लिए सितारे बिछाता है। बॉर्डर मिलन की रेखा है, इधर और उधर के जोड़ को अगल बगल लाकर खुशनुमा बनाने को। दोनों की मुलक के लिए होता है, दोनों की मुलाकात के लिए होता है, संगम होता है। सरहद पर मस्तियां, वहीं गाने बनाओ, वहीं नाचो, कविता कहो। बॉर्डर को आगे सुघड़ाते, बेइंतहाई में बेखौफ होकर। हद पाओ सरहद किनारा, पर वहाँ ठुक न जाओ, न ठोंक दो। बॉर्डर को आगे करो, आगे और आगे, किसी प्यारी संजीदा निडर बनावट में। सरहद भले मानस पार करने की चीज़ है। काफ़ी लंबा है, थोड़ा सा अंत का बस पढ़ दे रही हूँ उसे। अहमक न बनो, जो कहती हूँ करो। कंटीले बॉर्डर के बीच से हवा की तरह बहो, बिजली हो जाओ। अगर बिजली के तार हैं, खेलो अच्छे खेल, अच्छे होकर। अच्छे को रोकोगे तो बुरे को हथियाते कब देर लगी है। तुमने डर का खेल बना दिया है, कुत्तों की लड़ाई बना दी है। भौं भौं, ये मेरा इलाका, मूत के बॉर्डर बना दिया। अब जो आया तो भौं भौं कच्चा चबा जाऊंगा। सरहद लालचियों के हवाले ना करो, उनके लिए खून और जुल्म मुफ्त, और धूप आसमान हवा सब तस्करी। मत मानो बॉर्डर को, बॉर्डर से अपने टुकड़े मत करो। हम ही हैं, हम नहीं मानेंगे तो ये दीवार नहीं रहेगी। माँ ने छड़ी से एक लाइन बना दी, उसके आर पार कूदने लगी, कभी झूलती कभी कूदती, हाथ और पांव फेंक के खेलती, मिट्टी धमकती। उसकी आवाज़ ऊपर जाती नीचे आती, उसकी आंखें कभी सुलगती कभी हंसती, और कभी लाइन पर खड़ी वो गोल गोल घूमने लगती, छड़ी उठा के सबके सिरों पर धीरे धीरे नचाती कि उन्हें ही दाएं बाएं होना पड़ता। 9 रस छिटकते हैं, सब खड़े हो गए हैं रंग बिरंगे होकर। अली अनवर का मुंह लाल, मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगी ऐसे, बिल्कुल 4 लाइन और हैं। तो
अली अनवर का मुंह लाल, दढ़ियलों का पीला, खूनियों का हक्का बक्का, नवाज भाई का मोबिल, बेटी का भयभीत, कौवे का गर्वीला, किसी के मुंह से न पी न चूं। माँ चुप हो जाती है, धीरे धीरे बैठने लगती है, जैसे अपने में गहरी उतरती जाती, बैठने के बाद भी उतरती जाती है, जैसे मिट्टी में दब जाने। जाओ, वो सिर फेर लेती है। मेरा मन उदास है, बहुत लोग मर गए हैं। माफ़ करिएगा, मैंने पहले से तैयार नहीं किया था, नहीं मार्क कर लेती तो कुछ लंबा ज़्यादा था, तुम एडिट नहीं कर पाई ठीक से। बहुत से सुंदर सुंदर छोटे छोटे स्टेंजा वो हैं। अम्मा सो गई हैं जैसे सब शांत था, और है सो है ही, शांत का शोर से कब वास्ता, शोर का शांत से क्या, अब चुप होता है तो चुपचाप रहता है, उसके घेरे में शांत है तो आप चुप में हैं, चाहे बाहर दुनिया धूम धड़ाका मचाए, उसके घेरे में शोर है तो सन्नाटे में भी आप शोर में हैं। इस कहानी को पाठक के तौर पे हमने जो समझा, ऐसे समझा कि अपने जीवन की ऊहापोह, जद्दोजहद, भ्रम को जैसे हम समझते हैं। ये कहानी शुरू ही होती है अंत से। जैसे हम सब जानते हैं कि हम सब की जीवन गाथा का प्रारंभ भी अंत के प्रारब्ध से ही होता है, वैसे ही ये कहानी भी कई दीवारों, दरवाज़ों, खिड़कियों से होती हुई अंत की चौखट पे ख़त्म होती है। अम्मा जी का पाकिस्तान जाना और खुद की खोज करना, जैसा अब हम पाठकों को पूरी कहानी नहीं बताएंगे, वो स्वयं पढ़ें। तो मुझे लगता है कि औरत हो या आदमी हो, वो अंत समय में अपने पे पहुंचना चाहता है, खुद तक पहुंचना चाहता है, जो उसका अपना स्व है, जिसकी खोज में अम्मा जी ने वो बॉर्डर लांघा और वो पाकिस्तान गई। इसकी शुरुआती 4 लाइनें पढ़ के कंक्लूड करेंगे, वक्त का तकाजा है। एक कहानी अपने आप को कहेगी, मुकम्मल कहानी होगी और अधूरी भी, जैसा कहानियों का चलन है। दिलचस्प कहानी है, उसमें सरहद है और औरतें जो आती हैं जाती हैं आरम पार। औरत और सरहद का साथ हो तो खुद ब खुद कहानी बन जाती है, बल्कि औरत पर भी कहानी है सुगबुगी से भरी। फिर जो हवा चलती है उसमें कहानी उड़ती है, जो घास उगती है हवा की दिशा में देह को उकसाती है उसमें भी, और डूबता सूरज भी कहानी के ढेरों कंदीले जलाकर बादलों पर टांग देता है, और ये सब गाथा से जुड़ जाते हैं। राह आगे यूं बढ़ती है, दाएं बाएं होती घुमावती बनी, जैसे होश नहीं कि कहाँ रुके, और सब कुछ और कुछ भी किस्से सुनने लग पड़ते हैं। ज्वालामुखी के अंतर्घट से निकलता चुप चुप भरता भाप और अंगारों और धुएं से फूटता अतीत। तो ये जो अतीत शब्द है, ये हर औरत को एक उम्र के बाद अपने तक खींच कर लाता है। पहले वो अपनी जवानी, फिर वो अपने बचपने, और वो शायद खुद से कहीं जहाँ बिछड़ चुकी है जिस सरहद पे, उस सरहद को लांघ कर खुद तक पहुँचने की पूरी कोशिश रहती है। बहुत हमारे बीच अगर किसी के मन में कोई सवाल हो तो वो आपसे पूछ सकते हैं। जी, वो हर औरत, जी, ज़रूरत ही नहीं है, सही कह रही हूँ। औरत खुद में बाधित है। आपकी किताब पढ़ेंगी, हम बेवजह समाज को या मेल काउंटर पार्ट्स को कहते हैं कि हम उनकी ना औरत खुद बंधी है। और आपकी कहानी में जैसे अम्मा जी ने सरहदें अपनी स्वतः तोड़ी हैं, और कैसे इन्होंने लिखा छोटी होती औरत, इसका एक अपना बहुत अच्छा वो है कि औरत खुद में खुद को छोटा महसूस करती है,
जो हम समझ पाए। जब वो अपने अस्तित्व में जाती है, सरहद पार करती, तो जैसे आपने कहा वो आइकॉनिक वुमेन बनती है। तो वो क्यों बनती है? वो खुद से खुद की लड़ाई करके ही वो आइकॉनिक बन पाती है। तो वो ना डरती है मरने, ना जीने, ना पाकिस्तान, ना हिंदुस्तान, सबसे परे हो जाती है। तो बहुत सुंदर कविता है जी। एक चीज मैं पूछना चाह रही थी जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम लोगों को अपने को पार करने में जिंदगी क्यों बीत जाती है? शुरू में ही क्यों नहीं पा लेते हम लोग अपने आप को? ढूंढने में इतना टाइम लग जाता है, ये बहुत कष्ट की बात है। एज अ फेलो गीतांजलि जी बताएं। इसका मैं क्या जवाब दूँ? जिंदगी तो किसी न किसी तलाश में बीती जाती है, और तलाश के नहीं हो तो फिर जिंदगी होगी, उसके मायने भी क्या हैं? तो तलाश तो होनी ही है। मैं बस ये कहूँगी, जो आपने कहा है उसमें मैं इतना ज़रूर जोड़ूँगी कि ये सिर्फ ये ऐसा नहीं, मैं इसको कहना चाहूँगी कि हम सबका कोई एक सेल्फ है जिसको हमने खो दिया है, और हम कोई नकली जीवन जी रहे हैं और हम उसकी तरफ लौटना हमारे लिए ज़रूरी है। मुझे जो चीज़ इसमें बहुत दिलचस्प लगी, जैसे जैसे मैं इन किरदारों के संग आगे बढ़ी, वो ये थी कि हर एक की कितनी सारी कहानियाँ हैं, कि हम में से किसी की एक सीधी सपाट लिनियर सिंगल सीधी एक सूत्रीय कहानी नहीं है। न जाने कितनी कहानियाँ हम जीते हैं, कुछ दबी रहती हैं, और सब साधारण में ही ये सारी चीज़ें हमको मिलेंगी, साधारण जीवन में। तो न जाने हम कितनी जीते हैं, कितनी हम दबाए रखते हैं, कितनी फिर से उभर के आती है। तो ये नहीं है कि माँ जो इस तरफ रह रही है और जो उसने जीवन यहाँ जिया है वो बेमाने था, ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, कहीं वो है, वो छूट गया है, तो वो उसको भी फिर उससे भी फिर से जुड़ना चाहती है। लेकिन हम बहुत से जीवन एक साथ जीते हैं, अलग अलग स्तर पे। कुछ ऐसी चीज़ इसमें निकल कर आती है। मैं चूँकि इसकी किताब का जो हो रहा था राजकमल वाला, उसमें भी थी। अच्छा। की तरफ से जब हुआ था, और किताब मैंने ली भी है, अभी आधी तक पहुँची हूँ मैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं उसको बचा कर पढ़ रही हूँ। गद्य इतना अच्छा आप लिखती हैं, क्योंकि आपका नॉवेल माही भी पढ़ चुकी हूँ मैं, और कहानियाँ भी पढ़ती रही हूँ। तो मेरा बस छोटा सा सवाल है कि रेत समाधि को आप किस तरह व्याख्यायित करेंगी? रेत समाधि जो इसका शीर्षक है। व्याख्या करना लेखक का काम होना नहीं चाहिए, और शायद अच्छी व्याख्या वो कर भी ना पाए। मगर लिखते लिखते रेत बार बार आ रही थी उसमें, और तरह तरह से आ रही थी। और रेत एक तरह का समाधि तो थी ही, कि चीज़ें दब जाती। एक तो ये कि कहानियाँ, लोग, इच्छाएं, हमारे भीतर जो कुछ है वो यादें, ये सब दबती नहीं है, मरती नहीं है। एक तो ये चीज़ बार बार आ रही थी कि मरती नहीं है, वो कहीं ना कहीं दब जाती हैं या समाधि में चली जाती हैं। और रेत इसलिए कि रेत हल्की होती है, तो रेत तो किसी भी चीज़ से छिड़ जाएगी तो वो हिलेगी और समाधि उसमें से निकल आएगी। तो कुछ वो रेत और समाधि उसमें जुड़ते रहे, बार बार जुड़े, तो फिर वो अपने आप ही मुझे शीर्षक, मतलब अपने आप ही वो शीर्षक बन गया कि रेत समाधि। और एक मैंने उनको किताब उन्हीं को समर्पित की है, कृष्णा सोपती जी को। तो मैं कभी कभी उनके पास जाती थी, तो वो पूछती थी, बहुत वक्त लगा मुझे इस किताब को लिखने में, तो वो कृष्णा जी पूछती थी कि किताब कैसी चल रही है, क्या हुआ वगैरह, और मैं कुछ बताती थी। तो उन्होंने पूछा इसका नाम तय कर लिया? तो तब तक रेत समाधि मेरे मन में आ चुका था। तो मैंने कहा हाँ, इसका नाम मुझे यही लग रहा है कि यही होगा, रेत समाधि। तो कृष्णा जी, पता नहीं आप लोग कभी उनसे मिले हैं कि नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत थी। तो
तो कुछ पल के लिए वो चुप रहीं और फिर वो बोली, उन्होंने हाथ इस तरह किया, रेत समाधि, और उन्होंने कहा कि रेत उसकी पूरी जो तासीर है वो हल्की है और उड़ने वाली, और समाधि वो गहरी है और नीचे जाने वाली। और उनका जो ये एक्शन था, ये मुद्रा जो थी, एक हाथ ऊपर एक नीचे, वो बिल्कुल सूफी दरवेश वाला, अगर आपने देखा हो तो मैं तो देखकर ही बिल्कुल प्रसन्न हो गई। मैंने सोचा कि बस इसका तो नाम यही होना चाहिए, रेत समाधि। मतलब इतना सुंदर व्याख्या किया आप कह रहे हैं। नहीं, तो बहुत अच्छा सिंबॉलिक। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बहुत बढ़िया तरह से उसको कह दिया। और लोगों को लग सकता है कि भाई ये तो दोनों, इनका बिल्कुल ही विपरीत दिशाओं में इनका कैरेक्टर है, कि एक ऊपर जा रहे एक नीचे, और वही चीज़ उन्होंने जिस तरह से जोड़ी, वो तो एक सूफी दर्शन उसमें आ गया बिल्कुल। तो मुझको लगा कि बस इसका, भले ही लोगों को लगे ये है क्या, रेत समाधि मतलब क्या, इसके बॉर्डर को लेकर कुछ नाम हो क्या कुछ, हाँ, तो लेकिन मुझे लगा बस रेत समाधि ही होना है, तो रेत समाधि ही है। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। अच्छा जी। हालांकि मैंने आपकी किताब पढ़ी नहीं है जी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मैनपुरी से थी पहले? उसका किताब से कोई लेना देना नहीं मैं है। जानता हूँ, हाँ, लेकिन मेरे को फक्र है ये, हाँ मैं जी। भी मैनपुरी से हूँ, इसलिए मैंने। अच्छा, मैं मैनपुरी में ही पैदा हुई। जीवन वहीं से शुरू किया। अच्छा, चलिए, ये तो बहुत मेरे लिए भी फक्र की बात है। इसीलिए मैंने एक सवाल पूछा। हाँ जी। मेरे को फक्र है कि आप। बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मा जी ने स्व को पाने या खोजने के लिए 80 वर्ष की उम्र में वो अपने अंदर जिज्ञासा पाई, महसूस करी। तो एक आम औरत क्या 80 वर्ष तक इंतजार करे अपने स्व को खोजने और पाने के लिए? मैंने इस किताब में वो कहानी उस वक्त की तलाश की हो गई है, लेकिन उसके पहले भी वो जी रही थी, उस समय भी कुछ तलाश रही थी। अब क्या तलाश रही थी वो कहानी मैंने नहीं लिखी, औरों ने लिखी होगी, या हो सकता है माई जो मेरा पहला उपन्यास है उसमें कुछ इसके पहले की औरत है। तो वो तो हर वक्त तलाश, तो भाई मुझे लगता है जीने का नाम ही है, जीने का पर्याय है। जब शुरू कर दीजिए तलाश, बिल्कुल, तो तलाश हमेशा ही है, और तलाश खत्म भी नहीं होएगी। तलाश खत्म तो सब कुछ खत्म। आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। गीतांजलि जी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे पाठकों का धन्यवाद। कनक जी को शुक्रिया गीतांजलि। वैसे मैं मैनपुरी में ब्याही हूँ। तो देखिए, हम लोग ने जहाँ जाते हैं उसे अपना बना लेते हैं, जैसे आपने दिल्ली को बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं शुक्रिया करना चाहूँगी हायत का, ख़ास तौर से, जो हमें इतने आलिशान तरीके से मौका देते हैं ऐसी दोपहरी का आयोजन करने के लिए। शुक्रिया करना चाहूँगी दैनिक जागरण का, सदगुरु जी आए हैं, जीवन जी हैं, दुर्गा हैं। आप लोग की वजह से और लोगों को मालूम चल जाता है कि कुछ अच्छे काम शहर में हो रहे हैं, और आपका सहयोग इसमें हमेशा रहता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम हमारे बीच श्री विजय प्रताप शाही जी हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारी मेहमान का स्वागत करें, सत्कार करें।